हेलो एवरीवन। अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि आपने आरपीएससी एई 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम को फोड़ा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मेंस का एग्जाम लिखने वाले हो। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका सेशन आप अभी देखने वाले हैं। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट मैंने यूट्यूब पे करा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये सारे सेशन देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर्ड है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा हमारा जो बाकी काम बचता है मेंस को क्लियर करने के लिए वो है सवालों की प्रैक्टिस, क्योंकि अब कन्वेंशनल सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर, तो हमें उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर दैट वी हैव लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड बैच, दैट इज बरुद्रा बैच फॉर आरपीएससी एई 2024 मेंस एग्जामिनेशन। इसके साथ आपको ये भी गेज करना होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। फॉर दैट यू हैव टू गिव द टेस्ट, सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट। दैट ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड ऑन अनअकैडमी। तो आपके आरपीएससी के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए 2024 मेंस बैच अवेलेबल है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस को और एनहेंस करने के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जयपुर में कराई जाएगी। हर वीकेंड पे एक टेस्ट होगा, 20 टेस्ट है इसके अंदर, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, ताकि सफिशिएंट आपको प्रैक्टिस मिल जाए पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न की। ऑफलाइन सेंटर और कोई नहीं रखा हुआ है, आपको जयपुर आके टेस्ट देना पड़ेगा। 28 या 26 अक्टूबर को हम ये टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंस बैच और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैच का लिंक मैंने पिन कर दिया है। डू एनरोल फॉर दीज टू पर्टिकुलर कोर्सेज, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और इनहेंस कर पाओ और फाइनली सिलेक्शन ले पाओ। टिल देन लेट्स क्रैक इट एंड एंजॉय द सेशन ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। दिस सीरीज इज़ द पार्ट ऑफ योर मरुद्रा बैच। मरुद्रा बैच आपके आरपीएससी एई 2024 के लिए हमने स्टार्ट किया था। इसका प्लस के ऊपर भी कोर्स चल रहा है, प्रीलिम्स और मेंस का ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। 2-3 सब्जेक्ट ही बचे हुए हैं, 2-3 सब्जेक्ट्स आर लेफ्ट। एक एनवायरनमेंट चल रही है मेरी, आरसीसी है, सॉम है, बस यही 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। दीज टू थ्री टॉपिक्स आर लेफ्ट, बाकी सारा कंप्लीट हो गया। और ये हमारा चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। सो दिस वी आर रेफरिंग ऑन सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। हमने स्टार्ट कर रखे यूट्यूब के ऊपर। इसके 2 चैप्टर मैंने करा दिए आपको, 2 ऑफ द चैप्टर्स आई हैव कंप्लीटेड। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो विल स्टार्ट विद द 3rd चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं इसको भी, तीसरे चैप्टर को भी। सो 3rd चैप्टर आपका बोलता है टेक्नोलॉजीज विच आर केटरिंग टू द नीड्स ऑफ द रूरल एंड डेजर्ट एरिया। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे रूरल और डेजर्ट एरिया की नीड्स को केटर कर सकती है। केटर करने का मतलब है फुलफिल कर सकती हैं, जस्टिफाई कर सकती हैं। तो हम उन टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे जिससे रूरल एरिया या डेजर्ट एरिया में हम काम कर सकते हैं। सो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो आपको ये पता चलेगा इस पूरे लेक्चर के अंदर या आने वाले लेक्चरों के अंदर कि रूरल एरिया और डेजर्ट एरिया में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। ये हमारी आज की क्लास का डिस्कशन होगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं प्राय। तो ये हमारे हो गए बेसिक अनाउंसमेंट्स। अब आएंगे हम मुद्दे की बात के ऊपर। आरपीएससी एई प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बता दी बेटा, पहले स्ट्रेटेजी बताई फिर ही कोर्स चालू किया था, लेट होगा तुम। अब अगले बार जब पेपर आएगा तब स्ट्रेटेजी जानना। इस बार वाली तो स्ट्रेटेजी बता भी दी और वो स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे हमने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया। एसएससी जेई में आपका क्लास, एसएससी जेई में अभी तो बताया भैया क्लास हो रहा है, आरसीसी चल रही है उसमें, एसएससी जेई में मतलब सारी चीज़ें खुद बता देता हूँ। उसके बाद भी मतलब जो दिमाग में बैठा हुआ है बस वही पूछना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते तो हो नहीं, तो मेरे कुछ भी कराने का फ़ायदा क्या है। अभी बता के आया हूँ कि एसएससी जेई में आरसीसी चल रहा है मेरा। चलो, सो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो अब सारी इधर उधर की बातें हो गई हैं, इधर उधर की बातें हो गई हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे हमारे मेन मुद्दे की। तो विल बी टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजीज विच केटर टू द नीड्स ऑफ रूरल एरिया। हम उन टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे जो रूरल एरिया या डेजर्ट एरिया को केटर करती हैं। अब पहली जो टेक्नोलॉजी है, द फर्स्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी विच केटर टू द नीड्स ऑफ डेजर्ट एरिया और रूरल एरिया इज सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड इरीगेशन। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड इरीगेशन। अब ये सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का मतलब होता है इट फोकसेस ऑन एफिशिएंट यूजिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आप एफिशिएंटली वाटर रिसोर्सेज को यूज करो in order to meet what? In order to meet the current agricultural, industrial and domestic needs without compromising with the ability of the future generation to meet their needs. कहने का मतलब ये है
कि जो भी वाटर रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उससे आप आज की डिमांड तो फुलफिल कर पाओ पानी की। आज की डिमांड कहाँ कहाँ पे? एग्रीकल्चरल डिमांड। आज की डिमांड कहाँ पे? इंडस्ट्रियल डिमांड। आज की डिमांड कहाँ पे? डोमेस्टिक डिमांड। तो आज की पानी की डिमांड को तो आप एफिशिएंटली फुलफिल कर पाओ, पर ऐसा करते हुए आप फ्यूचर जनरेशन की जो पानी की डिमांड है उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। अब एग्रीकल्चर के अंदर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम आप यूज कर सकते हो टू अटेन दी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। अगर आपको एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को अचीव करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। तो उस एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम की हम बात करेंगे। सो दैट विल बी टॉकिंग अबाउट। साउंड बहुत कम है भैया, साउंड तो मेरी पूरी है। माइक चेंज करके देख लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर और तो कोई सॉल्यूशन नहीं भैया। पूरी है भैया साउंड, साउंड में कोई इशू नहीं है। देयर इज़ नो इशू इन साउंड। साउंड सब हमारी 100% चल रही है, यानी इससे ज़्यादा साउंड नहीं हो सकती। अब चेक करना, नाउ चेक। अब देखना भैया, मैंने पूछ भी लिया एक बार टीम से। अब आ रही है? यूट्यूब पर पढ़ाएंगे या नहीं एसएससी जेई? अभी क्या पढ़ाया नहीं था कि भैया? अभी पर एसएससी जेई यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा भैया? एसएससी जेई तो यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता। अब एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है, पहले ठीक था अब नहीं है, सही नहीं है। अब एक तो यार तुम इसी में लड़ते मरते रहते हो, साउंड अब सही नहीं। अब आधे लोग बोल रहे हैं अभी सही है, पहले सही नहीं था। क्या बोला जाए यार। देखो भैया, चेंज किया मैंने वापस से सोर्स, पढ़ाने लायक हो ही भी नहीं। आई हैव चेंज दी सोर्स नाउ, सोर्स चेंज कर दिया मैंने। ये नई क्लास में क्यों होता है हमेशा ऐसा? ठीक है, अब नाउ इट इज फाइन। स्लो हो गया तो ठीक है, फिर छुट्टी। स्लो हो गया तो भाई कुछ नहीं कर सकता मैं अब। क्या है यार ये इसका चक्कर। अब कुछ नहीं किया जा सकता। आई हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। कल टीम से ठीक कराऊंगा, फिर देखते हैं, फिर क्लास लेंगे। ठीक है, बंद करता हूँ क्लास में, कल इसको वापस ठीक करके वापस क्लास लेंगे। ठीक है, चलने दो। पहले वाला ठीक था। नहीं, पहले वाला ही कर दिया मैंने, अब मैंने कुछ चेंज नहीं किया है।
सर जो सही बोल रहे हैं वो मे बी ईयरफोन यूज़ कर रहे होंगे, सबके पास ईयरफोन नहीं है। हाँ मैं समझ गया, वो कुछ लोग ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग ईयरफोन नहीं यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। बट आवाज़ तो सबको आनी चाहिए ना। अब कुछ लोगों को आवाज़ आएगी, कुछ लोगों को आवाज़ नहीं आएगी, फिर परेशान होते फिरेंगे। अब ठीक है, कंटिन्यू। चलो भैया कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट क्या था, हम बात कर रहे थे उन टेक्नोलॉजी की जो केटर करते हैं नीड्स ऑफ रूरल एंड डेजर्ट एरिया। पहली जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारी थी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड इरीगेशन। तो फर्स्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी विच कैन केटर द नीड्स ऑफ रूरल एंड डेजर्ट एरिया इज सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड इरीगेशन। लास्ट पॉइंट हमने ये बोला कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट अचीव करने के लिए सबसे क्रूशियल रोल एग्रीकल्चर में कौन रोल प्ले करेगा, वो होगा हमारा एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम। अब एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम कैसे अटेन करें, हाउ वी कैन अटेन द एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम, अब उसकी बात करते हैं। द फर्स्ट ऑफ द मोड ऑफ एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम इज ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। अब क्योंकि आप कोइंसिडेंटली सारे सिविल के बच्चे हो, कोइंसिडेंटली आप सारे सिविल के बच्चे हो, क्योंकि ये जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग है आपके RAS में भी है, वहीं से उठा के इन्होंने AE में भी डाल रखा है। तो वहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे नहीं होते उनके लिए नई चीज़ होती है, पर बीइंग अ सिविल इंजीनियर हमारे तो इरीगेशन में आता ही है ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, कोई नई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर, ये तो डिटेल में आपने टेक्निकली भी पढ़ रखा है, उसी को हम दोबारा रिपीट कर देंगे। तो पहला हमारा एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम है ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। तो वी कैन से ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड for sustainable water management in agriculture. Why? Because it involves the delivering of the water directly to the plant root. ड्रिप इरीगेशन सबसे ही इफेक्टिव तरीका है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को अचीव करने का, क्योंकि यहाँ पे हम पानी को डिलीवर करते हैं डायरेक्टली कहाँ पर, रूट में। रूट किसके भैया, प्लांट के। कैसे? थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप, वॉल्व, देन ट्यूब एंड एमिटर्स। तो यहाँ पे हम किस किस को यूज़ करते हैं, पाइपों को यूज़ करते हैं, वॉल्व को यूज़ करते हैं, ट्यूब को यूज़ करते हैं और एमिटर को यूज़ करते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है, ऐसा करने से भैया जो वेस्टेज होती है पानी की वो कम हो जाती है। अगर वेस्टेज पानी की कम हो जाएगी इसका मतलब आपके क्रॉप की यील्ड क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है इसके की कंपोनेंट क्या होते हैं, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। पहला, वाटर का सोर्स। पहला क्या है, वाटर का सोर्स। अब वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है, ये एक वेल भी हो सकता है, रिजर्वायर भी हो सकता है, या कोई वाटर स्टोरेज सिस्टम भी हो सकता है। क्लियर है? तो आपके पास एक वाटर का सोर्स होना चाहिए एंड द वाटर शुड बी क्लीन इन इट। वाटर क्लीन नहीं होगा, इट विल लीड टू द क्लॉगिंग ऑफ द पाइप्स एंड वॉल्स। आगे जो वॉल्व और पाइपें लगी हुई हैं उनकी क्या हो जाएगी, क्लॉगिंग हो जाएगी। दूसरा, सेकेंड ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। तो सबसे पहली चीज तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सबसे पहली चीज मुझे चाहिए यहाँ पे वाटर सोर्स। दूसरी चीज जो मुझे चाहिए वो क्या है, पंप। सो विल नीड दी पंप ऑल्सो। क्या काम है पंप का, इट इंश्योर्स दी कंसिस्टेंट वाटर फ्लो थ्रू आउट दी सिस्टम। अगर हमने पंप को यूज किया आपको कंसिस्टेंट वाटर का फ्लो मिलेगा पूरे सिस्टम के अंदर। फिर तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, तीसरी चीज चाहिए हमें फिल्टर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फिल्टर, ये भी आपको पता है, पूरा आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रखा है जिसमें हमारा ट्रीटमेंट प्लांट आता है, ट्रीटमेंट प्लांट पे हम फिल्टर लगाते हैं। तो पर्पस ऑफ द फिल्टर इज टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम दी वाटर। हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को क्यों हटाना चाहते हैं, अगर नहीं हटाया हमारी पाइप, हमारी ट्यूब, हमारा इमीटर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा या चोक हो जाएगा। नेक्स्ट, और किसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें इसके अंदर, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमें इन्हें पाइप्स की। हमें और किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पाइप की होती है। द पर्पस ऑफ द पाइप इज टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द फील्ड। ये सोर्स से पानी उठाता है और कहाँ सप्लाई कर देता है, फील्ड में सप्लाई कर देता है। और फाइनली हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एमिटर की। तो फाइनली हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एमिटर की। एमिटर क्या होता है, नाम में लिखा हुआ है, ये एमिट करता है पानी को, यानी जहां से पानी बाहर आ रहा होता है, जहां से पानी बाहर आ रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमिटर होते हैं। सो इट डिलीवर्स द कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर डायरेक्टली टू द प्लांट रूट। तो एमिटर डायरेक्टली पानी को अप्लाई करता है कहां पे, प्लांट की रूट्स में। इसका मतलब हमारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ये 5 अलग अलग कंपोनेंट हो गए। पहला वाटर सोर्स, दूसरा पंप, तीसरा फिल्टर, चौथा पाइप, पांचवा आपका एमिटर। ये सवाल डायरेक्टली आया हुआ है आपके, PYQ है ये PYQ है। और भी चीज़ें लगा सकते हो आप, और चीज़ें कौन सी लगा सकते हो आप, लगा सकते हो कंट्रोल वॉल्व, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द वॉल्व्स, ये भी डिस्कस कर रखा है। पानी के फ्लो को बढ़ाने के लिए, पानी के फ्लो को घटाने के लिए हम किसको लगा सकते हैं,
वॉल्व्स को लगा सकते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ वॉल्व्स विच आर यूज इन द पाइप, और सारे वॉल्व आपको पता है, गेट वॉल्व, फिर प्रेशर वॉल्व, फिर ड्रेन वॉल्व, एयर वॉल्व, चेक वॉल्व, ऑल दीज वॉल्व्स आर नोन टू यू। फिर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? फिर हमें रिक्वायरमेंट है प्रेशर रेगुलेटर की। फिर हमें रिक्वायरमेंट है प्रेशर रेगुलेटर की। तो प्रेशर रेगुलेटर क्या करता है भैया? प्रेशर रेगुलेटर पानी के प्रेशर को रेगुलेट करके रखता है, यानी पूरे सिस्टम में पानी का प्रेशर कैसा जाएगा? पूरे सिस्टम में पानी का प्रेशर यूनिफॉर्मली जाएगा। तो इसका मतलब कितने सारे कंपोनेंट आ गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं हमारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के। क्लियर है? देयर आर 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अवर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो पहला सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का तरीका क्या है? ड्रिप इरिगेशन। नाउ व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिप इरिगेशन? इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है? वर्किंग प्रिंसिपल में आप बोल सकते हो ड्रिप इरिगेशन के, दैट इन ड्रिप इरिगेशन वाटर इज रिलीज्ड स्लोली एंड डायरेक्टली टू द रूट जोन एट वेरी लो प्रेशर। ड्रिप इरिगेशन में हम पानी को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं रूट जोन में, धीरे धीरे और कम प्रेशर पे। इस सिस्टम में हम एमिटर को यूज करते हैं दैट डिस्चार्ज द वाटर इन कंट्रोल्ड क्वांटिटी। तो बहुत ही कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ये पानी को अप्लाई करता है। ऐसा करने से रन ऑफ कम हो जाती है, इवेपोरेशन कम हो जाती है, डीप पर्कुलेशन कम हो जाती है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिजाइन टू मैच द स्पेसिफिक वाटर नीड्स ऑफ द प्लांट। जिस प्लांट को जितना पानी चाहिए हम उतना ही पानी सप्लाई करते हैं यहाँ पे। ऐसा करने से वेस्टेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बाय डूइंग सो द वेस्टेज इज रिड्यूस। तो ये हमारी क्या बनी? वर्किंग प्रिंसिपल बनी ड्रिप इरिगेशन की। क्लियर है चीज? इस ड्रिप इरिगेशन के बेनिफिट क्या होते हैं? बोलेगा एडवांटेज बताओ इसके। पहला, वाटर एफिशिएंसी। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में वाटर की वेस्टेज कम हो जाती है, सिंस द वेस्टेज इज रिड्यूस एज यू आर अप्लाइंग द वाटर डायरेक्टली टू द रूट, हमारे लॉसेस कम होते हैं। लॉसेस कौन से? इवेपोरेशन लॉस, रन ऑफ लॉस, डीप इनफिल्ट्रेशन लॉस। तो वाटर एफिशिएंसी क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है, पहला फायदा। दूसरा फायदा, क्रॉप की ग्रोथ क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। तो ड्रिप इरिगेशन इंश्योर्स इनहेंस्ड क्रॉप ग्रोथ। कहने का मतलब है हियर प्लांट रिसीव्स अ स्टेडी एंड कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई, इंप्रूविंग द ग्रोथ एंड यील्ड। आपको यहाँ पे लेवलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हेमंत ने बिल्कुल सही बात बोली, बहुत बढ़िया। हेमंत ने एक पॉइंट बताया कि यहाँ पे लेवलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ड्रिप इरिगेशन में हमारे फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्यों? हम फर्टिलाइजर को डायरेक्टली पानी में मिला देते हैं। सो हियर फर्टिलाइजर कैन बी डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम। इसका मतलब जो न्यूट्रिएंट लेने की क्षमता है प्लांट की, वो भी बढ़ जाती है। ड्रिप इरिगेशन से वीड कंट्रोल भी हो जाता है, सिंस द वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द रूट जोन। जो एरिया है प्लांट के बीच में वो ड्राई रहता है, अगर वो ड्राई रहता है वहां पे वीड ग्रो नहीं कर जाती। ड्रिप इरिगेशन से एनर्जी सेविंग होती है, क्योंकि ये लो प्रेशर पे काम कर रहा होता है। जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। ड्रिप इरिगेशन से सॉइल इरोजन होता है, तो इट मिनिमाइजेस दी सरफेस वाटर फ्लो। अब क्योंकि ये सरफेस वाटर फ्लो को मिनिमाइज कर रहा है, हमारा इरोजन क्या हो जाएगा? सॉइल का कम हो जाएगा। देखो कितने सारे फायदे हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। क्लियर है चीज? अच्छा, अब ये ड्रिप इरिगेशन यूज कहां करोगे? वेयर यू विल बी यूजिंग दिस ड्रिप इरिगेशन? तो 10 नंबर का सवाल आया हुआ है इसके ऊपर डायरेक्टली। तो डायरेक्टली सवाल पूछा, भैया ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताओ। तो आपको ड्रिप इरिगेशन के बारे में सारी जानकारी देनी है। अब एप्लीकेशन क्या है ड्रिप इरिगेशन की? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन? आप बोलोगे इट इज सूटेबल फॉर द क्रॉप लाइक वेजिटेबल्स। ये वेजिटेबल के लिए काम करता है, ये फ्रूट्स के लिए काम करता है, ये वाइन यार्ड के लिए काम करता है, जहां पे जो वाटर है उसको कंट्रोल करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। इसको हम यूज करते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर टू कंजर्व दी वाटर, यानी राजस्थान के लिए सूट कर जाता है। ये आइडियल होता है ग्रीन हाउस और नर्सरी इरिगेशन के लिए। तो क्योंकि ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में यूज होता है, हमारे काम की चीज है, यानी राजस्थान के लिए परफेक्ट तरीका बनता है ये इरिगेशन का। बट चैलेंजेस भी है इसके अंदर। अभी किसी ने बताया, डोरेमोन ने, देखो क्या चैलेंज है। पहला, कॉस्टली है। कौन सी कॉस्ट ज्यादा है? इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है इसकी, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। तो जो सेटअप होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मेथड। इसकी मेंटेनेंस बहुत भारी है, क्योंकि फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं। एमिटर लगा रहे हो तो एमिटर की रेगुलर क्लीनिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो क्लॉग हो जाएंगे। टेक्निकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। फार्मर के पास इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। नेक्स्ट, हर तरह की सॉइल में यूज नहीं कर सकते, ये आप हर तरह की सॉइल के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है इसके नुकसान भी है। तो पहला सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का तरीका क्या है? ड्रिप इरिगेशन।
इसको यूज़ ज़्यादा ज़्यादा कम करते ना कंपैरेटिवली, बिकॉज इसको यूज़ ज़्यादा कम करते हैं। ये फिर से आप ऐसा सोच रहे हो। तो आज के टाइम पे जो भी मॉडर्न फार्मर है सब जगह ड्रिप इरिगेशन लगा के बैठे हैं, सब्सिडी मिलती है इसके अंदर। अब ड्रिप इरिगेशन दिखने में कैसे लगती है उसकी फ़ोटो देख लो। सो सीधी ड्रिप इरिगेशन की फ़ोटो, तो एक फ़ोटो भी है आपके लिए, देखो ये पाइपें लगी हुई हैं। सो दिस इज द ड्रिप इरिगेशन। तो फर्स्ट मेथड ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज बाय द यूज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। तो ये पहला तरीका हमारा बन जाता है ड्रिप इरिगेशन का। जो यूज़ कर रखा है उसको टेक्निकल नॉलेज, हाँ, या तो टेक्निकल नॉलेज एक्वायर कर ली है या सरकार ट्रेनिंग भी देती है। अब जिन एरिया में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, वहाँ पे सरकार खुद आके ट्रेनिंग देने लग जाती है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ट्रेन दी फार्मर्स। उनको सब्सिडी देती है ताकि वो प्रमोट करें। बट ज़्यादा स्प्रिंकलर होता है मोस्टली। फिर से अब आपने ज़्यादा देखा, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा यूज़ होता है स्प्रिंकलर। मेरे खेत में तो ये लगा हुआ है तो मैं तो ये बोलूँगा कि ज़्यादा ये यूज़ होता है। चलें आगे। तो पहला तरीका हमारा कंप्लीट हो गया। सो फर्स्ट ऑफ माय मेथड इज कंप्लीटेड। सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, RWH। तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का दूसरा तरीका, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का दूसरा तरीका इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब क्या है भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वी कैन से रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, storing and utilizing the rain water for various purposes। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें हम पानी को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और यूज कर लेते हैं बाद में अलग अलग पर्पसेस के लिए। दिस मेथड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप अप्लाई करते हो, आपकी जो डिपेंडेंसी है ट्रेडिशनल वाटर सोर्स के ऊपर वो कम हो जाती है। इसका मतलब जो ड्रॉट वाले एरिया हैं, जो ड्रॉट वाले एरिया है वहाँ पे बहुत काम की चीज़ है ये, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल वाटर सोर्स की अवेलेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का। इसमें हम पानी को कलेक्ट करेंगे, स्टोर करके रखेंगे और यूटिलाइज कर लेंगे आगे किसी भी काम के लिए। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम? पहला कंपोनेंट होगा इसका कैचमेंट एरिया। द फर्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज कैचमेंट एरिया। नाम से क्या समझ में आ रहा है? फ्रॉम नेम व्हाट कैन बी रेफर्ड? नाम से क्या समझ में आ रहा है? कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया वो एरिया है जहां से हम रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या है इसके अंदर? रेन वाटर को कलेक्ट करना। फर्स्ट ऑफ द प्रोसेस इज टू कलेक्ट द रेन वाटर। तो वो एरिया जहां से हम रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे उसको हम बोल देते हैं कैचमेंट एरिया। एग्जाम्पल देना जरा कैचमेंट एरिया का। गिव द एग्जाम्पल ऑफ कैचमेंट एरिया। वॉइस बहुत कम है। डाला मैसेज, देखो क्या करते हैं। तो एग्जाम्पल पूछा मैंने आपसे, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैचमेंट एरिया? फटाफट से कमेंट करके बताना कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे कैचमेंट एरिया के। आपकी छत, रूफटॉप, आपके घर के आगे का बरामदा, पेव्ड एरिया, ओपन ग्राउंड। तो वी कैन से रूफटॉप, पेव्ड एरिया और ओपन एरिया। लेक और पॉन्ड, लेक और पॉन्ड से कैसे हार्वेस्ट करोगे रेन वाटर को भाई? भाई छत का पानी इकट्ठा हो जाएगा, मैं जमा कर लूंगा। बरामदे में जो बारिश का पानी आया उसको जमा कर लूंगा। लेक में बारिश का पानी गिरा, लेक में से बारिश के पानी को अलग कैसे करोगे भाई? कैनाल, मतलब कैनाल में पानी बह रहा है, फिर कैनाल में बारिश हुई, तो कैनाल में से बारिश का पानी अलग कैसे करोगे प्रभु? भाई छत पे बारिश गिरी, मैं पानी को अलग से कलेक्ट कर सकता हूँ। बरामदे में पानी गिरी, मैं अलग से कलेक्ट कर सकता हूँ। लेक और पॉन्ड से कैसे कलेक्ट करोगे भाई? हम कैचमेंट एरिया की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कैचमेंट एरिया। चलो, लो लैंड ऑफ द फार्म। चलो नेक्स्ट, दूसरा तरीका है इसके अंदर, या दूसरा कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का है कन्वेयंस सिस्टम। कन्वेयंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेयंस सिस्टम? आपने कलेक्ट तो कर लिया पानी को, यू हैव कलेक्टेड द वाटर, नाउ व्हाट इज टू बी डन?
आपने पानी को कलेक्ट तो कर दिया, अब मुझे ट्रांसपोर्ट भी करना है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे कराऊंगा? पाइपों की मदद से, चैनल की मदद से, गटर की मदद से। तो ये सारे हमारे पार्ट बनेंगे किसके? कन्वेंस सिस्टम का। तो कैचमेंट एरिया से मुझे क्या करना है? पानी को चलवाना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो पाइपें यूज होंगी, गटर यूज होंगे या चैनल यूज होंगे। तो ये हमारा कन्वेंस सिस्टम होता है। तीसरा, थर्ड है हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट। सो थर्ड इज फिल्ट्रेशन यूनिट। अब जो पानी आपने कलेक्ट किया उसको क्या करो? फिल्टर करो। कहने का मतलब है उसमें से डेबरी को हटाओ, डर्ट को हटाओ और बाकी इंप्यूरिटी को हटाओ बिफोर स्टोरेज। स्टोर करने से पहले आपने उसको हटा दिया। नेक्स्ट क्या है? चौथा आर्टिफिशियल लेक पॉन्ड। क्या सर? आर्टिफिशियल लेक पॉन्ड बेटा मैं कैचमेंट एरिया की बात कर रहा था। आर्टिफिशियल लेक और पॉन्ड बनाऊंगा उसको जमा करने के लिए प्रभु। मतलब काहे इतने ही आगे भागते हो? तो अब मुझे क्या करनी है? स्टोरेज करनी है। अभी तक मैं पानी को इकट्ठा कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था। कलेक्ट कहां से हुआ? कैचमेंट एरिया से कलेक्ट हुआ। अब मेरे को उसको स्टोर करना है, तो स्टोर कहां पे करूंगा भाई? अब स्टोर करने के लिए इन ऑर्डर टू कैरी आउट दी स्टोरेज, भैया क्या बना सकते हैं हम भैया टैंक यूज कर सकते हैं, हम रिजर्वॉयर यूज कर सकते हैं। वी कैन टेक दी हेल्प ऑफ रिजर्वॉयर। यहां पे मैं लेक यूज कर सकता हूं। तो जो आर्टिफिशियल लेक है वो मेरे स्टोरेज का काम है, वो कैचमेंट एरिया थोड़ी है। कैचमेंट एरिया का मतलब ये है कि कहां पर पानी गिरा बारिश का और वहां से आपने इकट्ठा किया। तो जो मेरी लेक और पॉन्ड है वो स्टोरेज का कंपोनेंट है, वो कैचमेंट एरिया नहीं है मेरा। फाइनली स्टोर करने के बाद मुझे इसे क्या करना है? स्टोर करने के बाद मुझे इसको यूज करना है। तो आखिरी कंपोनेंट क्या आता है? आखिरी कंपोनेंट आता है भैया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आखिरी कंपोनेंट आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मुझे पानी को कलेक्ट करना है। कलेक्शन करेंगे हम कैचमेंट एरिया से। कैचमेंट एरिया एग्जांपल दिया, ओपन एरिया हो सकता है, छत हो सकती है, पेव्ड एरिया हो सकता है। फिर हम इसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए टैंक बना सकते हो आप, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर भी हो सकती है। जनरली प्लास्टिक का बनाया जाता है, कंक्रीट का बनाया जाता है, मेटल का बनाया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद भैया इसको हम यूज कर लेंगे किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर है? चले, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या आ गए? जिस जगह से रेन वाटर कलेक्ट करते हैं, हाँ, जिस जगह का रेन वाटर हम कलेक्ट करते हैं वो है कैचमेंट एरिया। जिस जगह का रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है उसे कैचमेंट एरिया बोलेंगे। क्लियर है? चलो, अब कौन कौन से तरीके? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? देयर आर टू प्राइमरी मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दो प्राइमरी तरीके हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। पहला, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पहला रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये पहला तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। दूसरा है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। नाम से समझ में आ रहा है, फ्रॉम द नेम ओनली इट कैन बी रेफर्ड। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या मतलब हुआ? रेन वाटर इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रूफ टॉप विद द हेल्प ऑफ द पाइप और ले गए हम इसको टैंक के अंदर जमा करा दिया। ये सूट करता है किसके लिए? ये सूट करता है रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए। ये अफेक्टिव है अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया, क्योंकि वहां पर ओपन जगह कम होती है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। वहां पे हमारी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग काम करती है। सो देयर वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरे तरह की है हमारी सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। अब सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग कहां काम करती है? हेयर द रेन वाटर फ्लोज ओवर द लैंड। जो रेन वाटर हमारा लैंड के ऊपर फ्लो करता है, इट इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द चेक डैम्स। हम डैम बनाते हैं, ओपन एरिया में पानी फ्लो कर रहा है, आपने वहीं पे पानी को क्या कर दिया? इकट्ठा किया। आपने वहीं पे पानी को इकट्ठा किया और परकोलेट करा दिया। कहां पर? ग्राउंड में। आप ट्रेंच भी बना सकते हो, टैंक भी बना सकते हो। सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग आइडियल होती है लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर कोई मेरा लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट है, आई विल गो फॉर सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। क्लियर? डैम का अपस्टेयर भी स्टोरेज, बिल्कुल। तो हमने लिखा है रिजर्वॉयर, ये देखो। तो डैम का जो अपस्टेयर वाला एरिया होता है उसी को तो रिजर्वॉयर बोलते हैं। तो रिजर्वॉयर डाला तो है भाई।
डैम का अपस्टेयर भी स्टोरेज करते हैं तो उसको कैचमेंट एरिया क्यों बोलते हैं? कहाँ बोलते हैं भाई उसको कैचमेंट एरिया? फिर से भाई तुम बोलते होगे कैचमेंट एरिया उसे। तो डैम का जो अपस्टेयर वाला एरिया होता है वो कैचमेंट एरिया नहीं होता गुरुदेव। ये मेरी डैम बनी हुई है, इफ दिस इज द डैम, आइसोमेट्रिक व्यू है डैम की, इसमें मेरा अपस्टेयर वाला एरिया, तो इसको करेक्ट कर देता हूं, अपस्टेयर नहीं होता अपस्ट्रीम होता है। ये मेरा पानी जमा है इसके अंदर, तो हेयर वाटर इज स्टोर्ड, तो ये अपस्ट्रीम एरिया है डैम का, तो ये कैचमेंट एरिया नहीं है मेरा, दिस इज नॉट कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है भैया जहां से पानी फ्लो करके आया है इसके अंदर, फ्रॉम वेयर दी वाटर फ्लोज इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वो हमारा कैचमेंट एरिया होता है। सो दिस इज दी कैचमेंट एरिया, ये मेरा पूरा कैचमेंट एरिया है दोनों तरफ का। इन दोनों तरफ से पानी फ्लो करके हमारे रिजर्वोयर में गया है, तो डैम का अपस्ट्रीम वाला जो एरिया है वो हमारा रिजर्वोयर है। सो दिस इज द कैचमेंट एरिया, ये पूरा कैचमेंट एरिया है। चलिए आगे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमारे दो प्राइमरी मेथड हो गए, एक हो गई रूफ टॉप रन ऑफ हार्वेस्टिंग और एक हो गई हमारी सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। तो दो तरह की हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई। अब बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? पहला, इफ आई गो फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन हो जाएगी, सो इट रिड्यूस द प्रेशर ऑन ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज। आपके जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज हैं उसके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। दूसरा, कॉस्ट एफिशिएंसी, ऐसा करने से आपका जो पानी का बिल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा, फ्लड कंट्रोल, अगर आप रेन वाटर को इकट्ठा कर रहे हो, अगर आप रेन वाटर को इकट्ठा कर रहे हो, इसका मतलब आप हेल्प कर रहे हो फ्लड के अंदर, तो फ्लड कंट्रोल कर दिया आपने, फ्लड नहीं आएगा। नेक्स्ट, यू आर इंप्रूविंग दी वाटर क्वालिटी, जब आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी, आपने क्या किया? फिल्टर भी किया उसे, तो इससे आपकी वाटर क्वालिटी क्या हो जाएगी भैया? इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, क्यों? बिकॉज यू आर प्रमोटिंग दी सस्टेनेबल वाटर यूज, तो जो इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन है वो क्या है? कम हो रही है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रिड्यूसिंग, वेस्टेज कम हो रही है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? बट होता तो है इस केस में। चलें आगे। चलो अब हम बात करेंगे भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेव ग्राउंड वाटर सरफेस। हाँ, इसको हमने इकट्ठा करके एक साथ ही बोल दिया, एडवांस रनर। ट्रेडिशनल वाटर के जो सोर्सेज है वो हमारे सेफ गार्ड हो जाते हैं। आपने बोला सेव्स ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, आपने दो अलग अलग बताए, दोनों को इकट्ठा करके हमने क्या बोल दिया? जो ट्रेडिशनल वाटर के सोर्सेज है वो हमारे क्या हो जाएंगे? सेफ गार्ड हो जाएंगे। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम यूज करेंगे भैया इरिगेशन के अंदर। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंटीग्रेट करो किसके साथ? इरिगेशन के साथ। सो हार्वेस्टेड रेन वाटर इज इफेक्टिवली यूज्ड टू इरिगेट द फील्ड, स्पेशली इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। आ गया हमारा राजस्थान। राजस्थान में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंटीग्रेट करते हैं किसके साथ? इरिगेशन के साथ। कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? ड्रिप इरिगेशन, पीछे बताया अभी आपको, तो आप ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हो, आप स्प्रिंकलर सिस्टम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, अभी कोई पॉन्ड की बात कर रहा था, लेक की बात कर रहा था, सो यू कैन कंस्ट्रक्ट द आर्टिफिशियल पॉन्ड और चेक डैम और बंस, जिनको आपने डैम बोला था उनको हम बन बोल देते हैं, छोटे साइज के जो होते हैं डैम उनको बन बोला जाता है। तो वी कैन कंस्ट्रक्ट द पॉन्ड, चेक डैम्स और बंस टू स्टोर द रेन वाटर फॉर द ड्राई सीजन। तो हमें पता है ड्राई सीजन आएगा, उसके लिए हम पानी क्या करेंगे भैया? स्टोर करके रख लेंगे। वील स्टोर द वाटर फॉर द ड्राई सीजन। तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं किसके साथ? इरिगेशन के साथ। पर क्या चैलेंज है इसके अंदर? रेन वाटर हार्वेस्टिंग में चैलेंज क्या है भैया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है। दूसरा, इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, रेगुलर क्लीनिंग करनी पड़ेगी आपको फिल्टर की, जो टैंक है उसको टाइम टाइम पे साफ करना पड़ेगा। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस देनी पड़ेगी। कहने का मतलब है काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, तो लोगों को एजुकेट करना पड़ता है इसके अंदर। इसमें मेंटेनेंस में पैसा खर्च होता है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बर्म्स, बर्म्स नहीं बोला भैया, बंस बोला है। बर्म्स की बात नहीं करी है, बंद की बात करी है।
तो जो हमारे चेक डैम्स होते हैं उसको हम बंद बोलते हैं। वाटर क्वालिटी इज गुड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज कंपेयर्ड टू ग्राउंड वाटर। वाटर क्वालिटी इज गुड ऑफ रेन वाटर। वाटर क्वालिटी, हाँ, इन कंपेयर टू ग्राउंड वाटर वाटर क्वालिटी अच्छी होती है रेन वाटर की। जब रेन बनती है उस समय ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ये भी मैंने एनवायरनमेंट में आपको बता रखा है। तो जब बारिश बनती है उस समय ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, कोई इंप्योरिटी नहीं होती। पर जब वो बारिश की बूंद पृथ्वी तक पहुंचती है, जो गैसेस हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होती जाती हैं, जिसकी वजह से इंप्योरिटी बढ़ती जाती है। बट स्टिल द क्वालिटी इज बेटर देन द ग्राउंड वाटर। आप बोल सकते हो क्वालिटी बेटर है किससे? ग्राउंड वाटर से। तो वो बात आपकी सही है, दैट इज कंपैरेटिवली करेक्ट। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए डायग्राम देख लो। तो पहला सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का तरीका क्या था? पहला सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का तरीका था हमारा ड्रिप इरिगेशन। दूसरा सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का तरीका था हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो दिख रही है आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश हुई, छत पे जो पानी इकट्ठा हुआ उसको बोला रन ऑफ। गटर आया, गटर से पाइप, पाइप से हमारा फिल्टर, पानी को फिल्टर किया और हमने स्टोर कर दिया टैंक के अंदर। ये हमारा मेन टैंक है, ये हमारा दूसरा टैंक है, सब्सिडरी टैंक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से हमने पानी को आगे यूज़ कर लिया, कपड़े धोने के लिए, कार धोने के लिए, वॉशरूम में और गार्डन के अंदर। तो पूरे डायग्राम में आपको जानकारी दे रखी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो कंप्लीट स्टोरी ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग शोन टू यू। भाई मैसेज आया मेरे पास, बहुत लो तो नहीं है, कम है पर बहुत कम नहीं है। बोले कल ठीक करा देंगे। क्लियर है पूरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वेल में कलेक्शन, हाँ स्टोरेज, कलेक्शन नहीं स्टोरेज। तो इसमें हमने पानी को स्टोर कर रखा है। हियर द वाटर इज बीइंग स्टोर्ड। गटर मतलब ड्रेन। चले चलो, सो द इंटायर प्रोसेस इज बीइंग शोन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक। अगला जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है हमारे पास वो है सोलर पावर्ड डीसैलिनेशन। सो नेक्स्ट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक इज सोलर पावर डीसैलिनेशन। नाम में लिखा हुआ है सोलर पावर्ड डीसैलिनेशन। अब फिर से बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपको डीसैलिनेशन का मतलब तो पता है। डीसैलिनेशन का मतलब क्या होता है? डीसैलिनेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें पानी में से सॉल्ट हटाया जाए। सो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द वाटर इज नोन एज डीसैलिनेशन। चलो ठीक है, क्या मुझे तरीके बताओगे डीसैलिनेशन के कौन कौन से तरीके हैं? कैन यू टेल व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर डीसैलिनेशन? 2-3 तरीके बताना जरा डीसैलिनेशन के, जरा 2-3 तरीके बता देना डीसैलिनेशन के। बॉइलिंग, बहुत बढ़िया, ये पूरी इन्वायरमेंट करा रखी है। डीसैलिनेशन का तरीका, डीसैलिनेशन करने के लिए भैया आरओ, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस। देन दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? जियोलाइट मेथड। सो जियोलाइट मेथड हार्डनेस हटाता है, सॉल्ट को भी हटा सकता है। इट कैन रिमूव दी सॉल्ट ऑल्सो। और किसको यूज कर सकते हो? रिवर्स ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही बात है। आगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो वी कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट फ्रीजिंग, आशीष ने बिल्कुल सही बोला, तो फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग। नेक्स्ट देन एक और तरीका है हमारे पास, वन मोर मेथड इज देयर, बॉइलिंग, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग, बॉइलिंग प्लस डिस्टिलेशन। सो बॉइलिंग प्लस डिस्टिलेशन, तो बहुत बढ़िया। तो अब इतने सारे तरीके हैं डीसैलिनेशन करने के। तो आप रिवर्स ऑस्मोसिस यूज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज कर सकते हो, आप फ्रीजिंग यूज कर सकते हो, आप बॉइलिंग यूज कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द डीसैलिनेशन। बिल्कुल सही बात है। एसपीएम मेम्ब्रेन बिल्कुल यूज कर सकते हो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है हमारे आरओ के अंदर। अब सवाल ये है, इन सारे मेथड में मुझे पावर की रिक्वायरमेंट है, इन सारे मेथड में मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी मैं कहाँ से लाऊंगा?
सूरज से ले आऊँगा, तो नाम क्या रखा, सोलर पावर्ड डीसैलिनेशन। नाम क्या रखा, सोलर पावर्ड डीसैलिनेशन। तो सोलर पावर्ड डीसैलिनेशन इज एन इनोवेटिव एंड इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द फ्रेश वाटर। हाउ, विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी। What we do here, we remove the salt and impurities from the sea water. तो इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, सी वाटर के लिए। क्लियर है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर एरिड रीजन और कोस्टल एरिया। ये एरिड रीजन और कोस्टल एरिया के लिए बहुत ही सूटेबल तरीका है। क्यों, क्योंकि इन जगहों पे क्या होता है, ग्रिड होती नहीं है। अब ग्रिड होती नहीं है, हम किसकी मदद ले लेते हैं, यहां पे हम सोलर पावर की मदद ले लेते हैं। अब सोलर पावर की भी मदद लेने के लिए दो तरीके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीसैलिनेशन टेक्निक। पहला, थर्मल डीसैलिनेशन। तो पहला तरीका है हमारे पास थर्मल डीसैलिनेशन। नाम में लिखा हुआ है थर्मल डीसैलिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, थर्मल डीसैलिनेशन। फर्स्ट ऑफ द डीसैलिनेशन टेक्निक इज थर्मल डीसैलिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल डीसैलिनेशन। इसमें हम सोलर एनर्जी को यूज करेंगे पानी को हीट करने के लिए। पानी को हीट करने के लिए, पानी को हीट किया, कन्वर्ट हो गया वेपर में। आपने वेपर्स को इकट्ठा किया डिस्टिलेशन से और फाइनली कंडेंस कर दिया। क्या मिल जाएगा आपको, फ्रेश वाटर मिल जाएगा। तो यहां पे हम डायरेक्टली हीट यूज करते हैं पानी को बॉईल करने के लिए। नाम क्या रख दिया हमने, नाम रख, टर्म इज एज सोलर थर्मल डीसैलिनेशन। क्लियर है। यहां पे आप पानी को बॉईल करोगे और डिस्टिलेशन कर लोगे। यू कैन कैरी आउट द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप एक स्टेज में भी कर सकते हो, आप मल्टी स्टेजेस में भी कर सकते हो। इसको हम बोल देते हैं मल्टी इफेक्ट डिस्टिलेशन। सो हियर डिस्टिलेशन कैन बी डन आइदर इन सिंगल स्टेज, डिस्टिलेशन कैन बी डन इन मल्टीपल स्टेजेस ऑल्सो। तो डायरेक्टली हमने हीट को यूज कर लिया। अब दूसरा क्या है, मेम्ब्रेन डीसैलिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन डीसैलिनेशन। नाम में लिखा हुआ है मेम्ब्रेन डीसैलिनेशन। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि यहां पे हम पानी को पास कराएंगे थ्रू अ मेम्ब्रेन। पानी पास कर जाएगा, सॉल्ट रुक जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। बिल्कुल सही बात है एजे। पर इस पानी को पास कराने के लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी मतलब क्या हुआ, प्रेशर। ऊपर आपने हीट यूज किया, यहां पे क्या यूज कर रहे हो, प्रेशर। ये प्रेशर हम कहां से लाएंगे ये प्रेशर हम कहां से लाएंगे, ये प्रेशर हम लाएंगे विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी। यानी यहां पे आप सोलर पीवी के पैनल यूज करोगे। सो इन दिस मेथड सोलर पीवी पैनल्स आर यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। This electricity is used to operate the desalination unit. हम इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीसैलिनेशन यूनिट चलाते हैं। और डीसैलिनेशन यूनिट हमारे कौन कौन से हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस है, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस है। आप हाइब्रिड सिस्टम भी लगा सकते हो। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, हाइब्रिड सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोलर पावर डीसैलिनेशन सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे इसके। पहला होगा हमारा सोलर पीवी पैनल। पहला क्या होगा हमारा, तो पहला कंपोनेंट आ जाएगा हमारा सोलर पीवी पैनल। तो हमारे को पैनल लगाने पड़ेंगे। पैनल क्या करेगा, सोलर एनर्जी यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। दूसरा, डीसैलिनेशन यूनिट। तो दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी हमारे पास आ जाएगी डीसैलिनेशन यूनिट। सो आई कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, डीसैलिनेशन यूनिट। ये दूसरा आ जाएगा। सोलर, राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं अदानी के। बिल्कुल अभी बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ चल रहे हैं। आई डिस्कस दैट। अभी तो थ्योरी बता रहा हूँ, फिर इसको राजस्थान के लिए भी ले आएंगे। तो हमने क्या किया, सोलर पीवी पैनल लगाए, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी। डीसैलिनेशन यूनिट से डीसैलिनेशन करेंगे। तीसरा, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी उसे स्टोर भी तो करोगे। तो भैया एनर्जी की स्टोरेज। तो एनर्जी की स्टोरेज, तो एनर्जी की स्टोरेज भी की जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सोलर एनर्जी आपने प्रोड्यूस करी उसको आप स्टोर भी करोगे। फिर अगला कंपोनेंट क्या होगा, अगला कंपोनेंट होगा हमारे पंप एंड फिल्टर। आपको पंप और फिल्टर भी लगाने पड़ जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर एंड टू रिमूव द इम्प्यूरिटी वील रिक्वायर पंप एंड फिल्टर। और फाइनली हमें क्या चाहिए होगा, फाइनली हमें चाहिए होगा 1 2 3 4 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फाइनली हमें चाहिए होगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये भी एक कंपोनेंट है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट। तो क्या फायदा होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोलर पावर डीसैलिनेशन। पहला, सस्टेनेबल तरीका है, आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहे हो, कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, रिमोट एरिया के लिए काम करता है जहां पे नॉर्मल ग्रिड नहीं होती। आप इसे स्केल भी कर सकते हो, उसकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसकी मेंटेनेंस क्या है, बहुत कम है। इट्स मेंटेनेंस इज कंपैरेटिवली वेरी लेस।
पर इसके नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो सरकार सब्सिडी दे देती है। फिर एनर्जी स्टोरेज की इशू है, एडवांस बैटरी सिस्टम लगता है इसके अंदर, एडवांस बैटरी सिस्टम लगती है इसके अंदर। नेक्स्ट, इसमें आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो बनता है ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें आपका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है ब्राइन सॉल्यूशन। बता रखा है मैंने आपको, ब्राइन सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की डिस्पोजल यहाँ पे क्या है? इसकी ड्रॉबैक है। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बनता है उसकी डिस्पोजल क्या है? वो उसकी ड्रॉबैक है। क्लियर है? अब सोलर डिसैलिनेशन हमारे राजस्थान में कहाँ होती है? राजस्थान में हमारा एरिड क्लाइमेट है, सोलर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो राजस्थान एक आइडियल लोकेशन है सोलर डिसैलिनेशन सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे हम सोलर स्टिल लगा देते हैं, यहाँ पे आरओ सिस्टम लगा देते हैं विच इज़ पावर्ड बाय पीवी पैनल, और बहुत ही सक्सेसफुली काम करता है राजस्थान के अंदर, बहुत ही सक्सेसफुली काम करता है राजस्थान के अंदर। क्लियर है? क्योंकि अबंडेंट सोलर एनर्जी है, देयर इज अबंडेंट सोलर एनर्जी। यहाँ पे फ्रेश वाटर की क्या है? स्कैर्सिटी है। एग्रीकल्चरल डिमांड भी क्या है यहाँ पे? कंपैरेटिवली ज़्यादा है। एग्रीकल्चरल डिमांड भी क्या है? कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इसका मतलब राजस्थान का जो इकोसिस्टम है वो सूटेबल है किसके लिए? हमारे सोलर पावर डिसैलिनेशन के लिए। कहाँ का यूज़ होता है राजस्थान में? ज़रा बताना, कहाँ का यूज़ होता है राजस्थान में? विंटर और रेनी वेदर में काम नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है। और उसका सॉल्यूशन क्या निकाला हमने? हम स्टोर करके रखते हैं। तो आपने बोला विंटर और रेनी वेदर में ये काम नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, तो हम इसको स्टोर करके रखते हैं। तो कहाँ कहाँ है राजस्थान में? बाड़मेर, सबसे ज़्यादा प्लांट आपको वहीं मिलेंगे। तो बाड़मेर सोलर डिसैलिनेशन प्लांट, तो बाड़मेर में लगा हुआ है इसका एक प्लांट। दूसरा जोधपुर जैसलमेर में, जोधपुर में लगा हुआ है, जैसलमेर में लगा हुआ है। तो बाड़मेर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में, सब जगह ये प्लांट लगे हुए हैं। तो जो सोलर पावर के ऊपर काम कर रहे होते हैं और डिसैलिनेशन कर रहे होते हैं हमारे पानी की। क्लियर है? लो मेंटेनेंस, अभीश ने बिल्कुल सही बताया, मेंटेनेंस बहुत लो होती है इनकी, बहुत सही बात है। किशनगढ़, मैं बाड़मेर से हूँ सर, देखा है मैंने, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई एजे। ठीक है जी, सफिशिएंट है आज के लिए फिर इतना, बाकी फिर कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। चलिए, थैंक यू एवरीवन।